हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके बीच में पुनः लाइव आना इसलिए पड़ रहा है कि पहले वीडियो नहीं खुल पा रहा था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो बात कुछ ऐसी है कि इतिहास गवाह है, जब जब संविधान पर और देश पर खतरा आया है तो बुद्धिजीवियों ने संविधान और देश को बचाने का काम किया है। उसी क्रम में, क्योंकि वर्तमान युग में संविधान के राज में वकीलों को बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, उसी क्रम में संभल में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, जिन पर हिंसा के आरोप थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश सीजेएम संभल साहब ने दिए थे। जैसे आदेश दिए उसके कुछ घंटों बाद ही एक आदेश आता है कि उनका ट्रांसफर स्थानांतरण कर दिया जाता है और वो भी डिमोशन करके उन्हें सिविल जज बना दिया जाता है। तो सोचो कि क्या शासन क्या प्रशासन, मुझे नहीं पता इसमें भूमिका शासन की है कि प्रशासन की है, क्यों उनका स्थानांतरण हुआ और क्यों उन्हें डिमोशन किया गया, क्यों उनको इस केस की सुनवाई से दूर रखा गया। क्योंकि हम सब लोग कुछ नियमों के अधीन है, ना कि किसी राजतंत्र के। और संविधान की रक्षा के हक में संभल के अधिवक्ताओं ने सीजेएम कोर्ट में अपना विरोध प्रदर्शन किया और इसीलिए मैं बहुत दिनों बाद अपने उन अधिवक्ता साथियों का क्षणिक साथ देने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको एक वीडियो दिखाकर अवगत कराना चाहता हूं कि संविधान की रक्षक तो है नहीं। अब आते हैं कि हिंदू धर्म की कितनी रक्षक है। और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया देखो इसको कितना दुष्प्रचारित कर रहा है घटना को। वो घटना मैं आपको दिखा देता हूं। अनुज चौधरी जी की घटना तो आपको सबको मालूम है, आप पहले इस वीडियो को देखिए। आनंद पर लाठियां बरसाई गई थी, उस समय अखिलेश यादव का राज था। ये भी तस्वीरें देख लीजिए आप। 2015 में स्थिति बिल्कुल अलग थी और इसीलिए अब थोड़ी देर बाद जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि भाई ये जब लाठियां भांजी गई थी तो आज सियासी गठजोड़, आज जिन अखिलेश यादव के बारे में वो समर्थन में बोल रहे हैं, उस समय क्या स्थिति थी, मैं ये भी पूछूंगी। लेकिन पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब ये बिल्कुल साफ है, वहां योगी आदित्यनाथ 27 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आज अपने सारे सांसदों को बुला लिया और उनके साथ बैठक की और कहा कि 37 सांसद 27 जिताएंगे। तो जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। माघ मेले का शेख क्यों बना कुर्शी, स्नान पर विवाद, सनातन पर संग्राम। अभी इसके आगे का वीडियो मैंने भी नहीं देखा लेकिन आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें देख लिया। मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। ये मोहतरमा जो एंकर है ये कहना चाह रही हैं कि 2015 में जो शंकराचार्य जी हैं उन पर सपा शासन में, क्योंकि उस समय सपा शासन था, लाठियां भाजी गई। तो मैं ये आधा सच दिखाकर फिर से भ्रमित करना चाह रही हैं पूरी देश की जनता को। ये पूरा सच क्यों नहीं दिखाते हैं? 2015 में लाठियां भाजी गई, वो किसके आदेश से भाजी गई? उसमें अखिलेश यादव का क्यों रोल दिखा रहे हैं ये भाई? उसमें अखिलेश यादव का कोई रोल नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी बस। वो लाठियां भाजी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर वो लाठियां भाजी गई थी इन पर, शंकराचार्य जी पर। उस समय ये शायद शंकराचार्य थे भी नहीं, आप गूगल कर लेना, हो सकता है मैं सही गलत हूं, ये मैंने लेकिन अगर हो भी शंकराचार्य, मेरे हिसाब से तो थे नहीं, अगर हो भी तो ये लाठियां भाजी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था कि जो गणेश मूर्ति विसर्जन हो रहा था उसको ये वर्तमान के शंकराचार्य जी, क्या नाम है इनका, अविमुक्तेश्वर महाराज जी, ये जो वर्तमान के शंकराचार्य जी हैं, ये जो है गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए इनका पूरा टीम निकली हुई थी। और उस समय ये शंकराचार्य नहीं थे, कंफर्म है, इनके गुरुजी भी उस समय साथ थे।
और हाई कोर्ट का आदेश था कि गंगा नदी हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति में और हिंदू सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदी है, जिसको हम सभी हिंदू लोग माता के बराबर मानते हैं, और कोई भी हिंदू अपनी माता को दूषित नहीं होने देगा, प्रदूषित नहीं होने देगा। हाईकोर्ट का आदेश था कि गंगा नदी में आप गणपति विसर्जन नहीं कर सकते, और हाईकोर्ट हमेशा सरकार से बड़ा होता है। स्टेट की गवर्नमेंट से हाईकोर्ट की पावर हमेशा ज्यादा होती है, और हर स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में ही अपने निर्णय ले और कार्य करे। अब दूसरी बात आती है ये कि उस समय चीफ मिनिस्टर तो अखिलेश यादव थे, लेकिन मुख्य सचिव कौन था? प्रशासन शासन के अधीन होता है, लेकिन इतना अधीन नहीं होता है कि शासन मनमाना काम करेगा तो प्रशासन गुलाम नहीं होता है उसका। शासन का काम होता है विधि निर्माण, तो उसने विधि निर्माण कर दिया, शासन ने कानून बना दिया, लेकिन जो कानून बना हुआ है उस कानून के अंतर्गत रहकर ही प्रशासन को कार्य करना है, चाहे चीफ मिनिस्टर कुछ भी कहे। चाहे चीफ मिनिस्टर कुछ भी कहे। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, एनी स्टेट, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस इस बात के लिए गुलाम नहीं है जो विधि विरुद्ध कार्य करे, या कोई भी आईपीएस या कोई भी आईएएस या कोई भी स्टेट का कर्मचारी इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की बात पर्सनली तौर पे माने। या तो लिखित आदेश में मानेगा, या तो लिखित आदेश पे, वो भी वो लिखित आदेश जो नियम संगत हो, नियम विरुद्ध होगा उसके लिए मानने को वो बाध्य नहीं है। तो ये प्रशासन का फॉल्ट माना जा सकता है। और दूसरी बात, कोई प्रशासन हो या कोई सरकार हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, वो सर्वोपरि आदेश है, उसके आदेश के अनुक्रम में कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसमें अखिलेश यादव को दोष क्यों दिया जा रहा है? अखिलेश यादव सीएम थे उस समय, चीफ जस्टिस को चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कोई और होंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी डीएम एसपी की जिले में अलग जिम्मेदारी थी, उसमें अखिलेश यादव की भूमिका क्या आती है? क्या अखिलेश यादव ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सनातन धर्म की सबसे मान्य गंगा नदी, पवित्र नदी, जिसको हम सभी सनातनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं, अपनी माता को दूषित करने से अगर बचा लिया तो ये अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अगर अखिलेश यादव को दोष देते हो तो अरे भाई, वो हाई कोर्ट का आदेश था, वो अखिलेश यादव का आदेश नहीं था जिसमें अखिलेश यादव को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। और इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि ये सरकारें कर क्या रही हैं। संविधान की अगर रक्षक होती तो जब सीजेएम संबल, उन्होंने एफआईआर के आदेश अनुज चौधरी, वर्तमान एएसपी फिरोजाबाद और तत्कालीन सीओ संबल के विरुद्ध में एफआईआर लिखने के आदेश दे दिए, तो उनका आपने डिमोशन करके स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उनका। आपने संविधान की हत्या कर दी और आपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति भी हत्या की। क्योंकि आपने शंकराचार्य जी का अपमान किया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। अरे भाई, वो गंगा स्नान करने ही तो जा रहे थे ना, वो कौन सी मूर्ति विसर्जन करने जा रहे? कौन सा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको गंगा स्नान ना करने दिया जाए? अखिलेश यादव जब 2015 में मुख्यमंत्री थे तब इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर था कि मूर्ति विसर्जन, गणपति जी का मूर्ति विसर्जन कोई नहीं करेगा गंगा नदी में। तो क्या उस समय की सरकार हाईकोर्ट की बात नहीं मानती? क्या उस समय का प्रशासन या शासन हाईकोर्ट की बात नहीं मानता? क्या संविधान की हत्या करता? लेकिन इस गोदी मीडिया का अपने चाल चरित्र चेहरा, मैंने जो थोड़ा सा वीडियो दिखाया, उन्होंने आधा सच आपको दिखाया, पूरा सच ये भी तो बता सकते थे जो मैं पूरा सच आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव की लाठी चार्ज में, उस लाठी चार्ज में क्या अंतर है? अखिलेश यादव ने गंगा मैया को बचाया और आपने कुछ नहीं बचाया। आपने सिर्फ हिंदुओं के भगवान, शंकराचार्य हिंदुओं के भगवान होते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया। वो तो नहाने जा रहे थे। आप इन दोनों कार्यों को एक साथ कैसे लेके चलते हैं? क्योंकि मीडिया का कॉर्पोरेट
के संरक्षण से शुरू से कार्य रहा है। भारत को तोड़ो, बांटो और जातियों बांटो, धर्म में बांटो, गुमराह करो, और जो नेता भारत को जोड़ने का काम करें उनको कैसे भी करके बदनाम करो। जैसे कि पूर्व में गलत आंकड़ों से कह दिया कि इतनी नौकरी में इतनी नौकरी फलाने ने दे दी, गलत आंकड़े से यह बता दिया कि अखिलेश यादव के टाइम पे इनका शंकराचार्य जी, जबकि उस समय ये शंकराचार्य भी नहीं थे, इनका अपमान किया पुलिस ने, जबकि ये भी फैक्ट गलत है। भाई वो हाईकोर्ट के आदेश से हुआ। एक और भ्रांति पैदा की गई, हमेशा बदनाम किया नेताजी को लेके कि नेताजी ने गोली चलवाई बाबरी मस्जिद पे। अरे उस समय मामला सब जुडिस था, कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट का स्टे था, कोर्ट के ऑर्डर थे कि भाई कोई भी गलत कार्य और कोई भी बल प्रयोग नहीं करेगा, जैसी यथास्थिति है वैसी रहेगा। तो कोर्ट का अनुपालन तो सरकारें और शासन और प्रशासन सभी बाध्य होते हैं भाई। तो उसमें कोर्ट की गलती करो, आप सरकारों को दोष कैसे दोगे? सब जडिस है तो संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए सरकारों को तो कानून के अनुपालन में अपना कार्य करना ही पड़ेगा। और जबकि वो भी सरकार की भूमिका नहीं, उसमें चीफ जस्टिस, उस समय चीफ सेक्रेटरी जो भी थे मिश्रा जी, वो चाहते तो सरकार से, अगर उन्हें लगता है कि सरकार गलत कर रही है तो वो बाध्य नहीं होते हैं। इलीगल, अगर असंवैधानिक कोई सरकार और इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल कोई ऑर्डर करती है उसके लिए बाध्य नहीं है चीफ सेक्रेटरी। फिर भी मिश्रा जी ने गोली चलवा दी, चीफ सेक्रेटरी ने, चलो चलवा दी, कोई बात नहीं साहब। फिर वर्तमान में जब बीजेपी सरकार आई और राम मंदिर बना तो मिश्रा जी चीफ निवर्तमान उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको क्या बनाया, उनको क्या पोस्ट दी, ये आप लोग खुद सोच लीजिए। उनको ट्रस्टी बना दिया राम मंदिर का। मतलब जिसने गोलियां चलवाई, सबसे बड़ा अधिकारी, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जिसने गोली चलवाई, उसको आपने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। और जिसने संविधान का पालन किया उसको बदनाम किया। अगर मैं थोड़ी देर के ये भी मान लेता हूं कि नेताजी ने गोली चलवाई, तो फिर आपने नेताजी को पद्मश्री क्यों दे दिया भाई? तो आप दोगली राजनीति क्यों करते हो? इसका मतलब आप किसी के नहीं हो, ना आप हिंदू के, ना संविधान के हो, और ना आप जातियों के हो। अगर आप जाति के होते तो अमिताभ ठाकुर और सूर्य प्रताप शाही, अमिताभ ठाकुर इतना ईमानदार आईपीएस, क्या गुनाह था भाई उनका? आपने उनको ढूंढ डाल के कैसे भी करके, आप पे पावर है, आपने उन पे मुकदमा लिखा के उनको जेल भेजने का काम कर दिया। तो आप, इसका मतलब ना किसी ठाकुर बड़े अधिकारी का, ना किसी हिंदू धर्म के ब्राह्मण जो कि भगवान माने जाते हैं, शंकराचार्य की कुर्सी बैठे, ना उनका आप सम्मान कर सकते हैं, ना किसी ईमानदार ठाकुर का सम्मान कर सकते हैं जो आईपीएस थे, उनको जबरिया रिटायर कर दिया, उसके बाद आपने जेल भेज दिया इतने गंदे तरीके से। दूसरी बात, जो इन सब को लेकर चलता है, पीड़ित परिवार को लेकर चलता है, पीड़ित, दुखी और अपमानित, इन तीनों लोगों की आवाज उठाने का काम करता है, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों। और ये सामने आ गया। अगर पीड़ित परिवार में पीड़ित, दुखी, अपमानित नहीं होते तो क्यों अखिलेश यादव जी शंकराचार्य जी के फेवर में उनकी मदद के लिए साथ खड़े होते? क्यों अमिताभ ठाकुर के साथ खड़े होते? हर पीड़ित, दुखी और अपमानित आदमी के साथ जो नेता खड़ा होते हैं, आप उन नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं इस मीडिया के सहारे से। ये मीडिया का आपने आधा सच दिखाती है मीडिया, आधा सच दिखाकर कॉर्पोरेट के संरक्षण में काम करती है। और कॉर्पोरेट किस तरीके से काम करना चाहता है, उसको ना आपकी जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना भारत देश से मतलब है। वो कॉर्पोरेट परिवार वो परिवार है जो भारत के 80% लोगों का हक और 80% इकोनॉमी 10 लोगों के हाथ में, सिर्फ 10 परिवार के हाथ में है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। कॉर्पोरेट परिवार ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक सा काम करता है। हर देश में लड़ाई कराने का काम उनका, हर देश में फूट डलाने का उनका अलग अलग तरीका है। हमारे हिंदुस्तान में उनको मालूम है कि हिंदुस्तानी इतने अच्छे लोग हैं, ये कभी किसी बात पे झगड़ा नहीं करेंगे। इन पे एक ही एक दुखती नस है, एक दुखती रख है। हम लोग कभी काला गोरा, महिला पुरुष, कभी कोई भेदभाव मानते हैं? नहीं मानते। इनको एक ही कष्ट है, इनको दुखती नस मालूम है। इनको दुखती नस ये मालूम है कि जाति और धर्म में बटेंगे, उसी को बांटकर ये अपने
अपने फेवर के नेताओं को ताकतवर बनाने का काम करते हैं और 80% हिंदुस्तानियों का पैसा लूट कर अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसी की देन है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप बताओ, हम जब स्टूडेंट थे तब एयरसेल थी, एयरटेल थी, बीएसएनएल थी और तुम्हारी डोकोमो थी और ऐसी कम से कम 15-20 कंपनियां हुआ करती थी। आज हमारे पास 2 ऑप्शन है, जियो और एयरटेल। मेरे पे एयरटेल है, किसी पे जियो होगा, किसी पे दोनों होंगे। इसके अलावा इसका मतलब आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मोनोपोली क्रिएट करके अपनी मनचाही कीमतें, दरें लगाएगा और मनचाही तरीके से पैसे को लूटेगा और जाति धर्म में बांटने का काम करेगा मीडिया चैनलों को खरीद कर, जिससे कि हम कभी भी स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर कभी बात ही ना कर पाए। हम आपस में सिर्फ धर्म के हिसाब से लड़ते रहे। और जब आज धर्म की भी बात आई, अरे आप धर्म का ही फेवर करते हैं। हमें आपने शिक्षा से वंचित तो कर ही दिया था, रोजगार से भी वंचित कर दिया, स्वास्थ्य से भी वंचित कर दिया। बताओ कहां, किस सरकारी, अभी एसएन की खबर एक हमारे आगरा में बाल योगी जी हैं, उन्होंने उठाई। बताओ, अभी बिल्डिंग बनी है, 6 महीने नहीं हुए और बिल्डिंग में 7-8 मंजिल, 10 मंजिल जो भी बनी है उसमें नीचे दरार आ गई। इतना करप्शन, कहां कहां पुल गिर रहे हैं, कहां कहां क्या हो रहा है। आप बताओ, कोई बीमार हो जाए, क्या सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकता है? हम टैक्स किस बात के लिए देते हैं भाई? क्या कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है? इसका प्रबंधन कौन करेगा? यही सवाल हम लोग ना पूछें। और टोल टैक्स की घटनाएं तो आपको मालूम ही है। क्या अब हम लोगों को रोड पे चलने का अधिकार नहीं है? किसी पे अगर 10, 20, 50, 100 रुपए कम भी होंगे, क्या आप उसको रोक लोगे? ये टोटली असंवैधानिक और टोल टैक्स की प्रक्रिया ही गलत है। जब आप रोड टैक्स दे देते हो, गाड़ी का टैक्स दे देते हो, खरीदी तब टैक्स दे दिया। आप सोचो, कोई किसी को पैसे के अभाव में, क्या इस देश में अमीरी रोड पे चल सकता है? पैसे के अभाव में किसी को आने जाने से रोक सकते हो? पैसे के अभाव में क्या आप किसी के इलाज से वंचित कर सकते हो? क्या आप देश के 140 करोड़ लोगों को देश की संपत्ति, देश का असेट्स नहीं मानते हो? और जो देश अपने लोगों को असेट्स नहीं मान पाए, वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता, कभी बड़ा नहीं बन सकता। वो अपने देश के कुछ चंद 10-20 घरानों को रईस बना सकता है बस, लेकिन पूरे देश को संपन्न और विकसित नहीं बना सकता। सब लोगों को रोजगार और विकसित नहीं कर सकता, रोजगार और शिक्षा का अधिकार नहीं दे सकता। ये सब खेल और प्रोपेगेंडा क्रोनोलॉजी की समझने का प्रयास है कि भाई कॉर्पोरेट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अपने इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये प्रयास करते हैं कि वहां की मीडिया को कैप्चर किया जाए, वो वही आधा अधूरा सच दिखाए, लोगों को भ्रम में डाले और लोग भ्रमित रहे अपने असली मुद्दों से। और हमारे यहां देखिए, जो वर्तमान की सरकारें हैं, वो कहते थे कि भाई हम हिंदुओं की सरकार है, हम संतों की सरकार है। उन्होंने संतों की, बताओ, संत, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के भगवान की, शंकराचार्य की बेइज्जती, अपमानित कर दिया। क्या गलती थी उनकी भाई? वो नहाने जा रहे थे। अच्छा, आपका कोई आदमी होगा, उनका नाम है सतुआ बाबा, या कोई बाबा हो, बाबा सब बराबर मान लो, संतों का सबका सम्मान होना चाहिए। आप उनको विशेष छूट देंगे, विशेष स्पेस देंगे, विशेष सब कुछ करेंगे, और कोई एक सामान्य तरीके से अपना स्नान, आप उनको स्नान से रोक देंगे, शंकराचार्य जी को रोक देंगे। क्या आप हिंदू के रक्षक हैं भाई? जो गाय के लिए कह रहे हैं कि कानून बना दो, आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं क्योंकि आप बीफ कंपनियों से चंदा खाना चाहते हैं। इसका मतलब आप हिंदू हितैषी नहीं है, आप हिंदू धर्म के हितैषी नहीं है। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या नाम लू उनका, ओवैसी साहब क्या क्या बोल जाते हैं। चलो मैं ले ही दिया अब नाम, ओवैसी साहब क्या क्या बोल जाते हैं हिंदू धर्म के लिए। आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि एक हिंदू की बात करे, एक मुसलमान की बात करे और समाज बढ़ता रहे, पूरा भारत बढ़ता रहे। आपको बाकी मुस्लिम नेताओं पे कार्रवाई बनती है। तो ये कॉर्पोरेट का जाल है। वो एक तरफ हिंदू नेताओं को भी मदद करता है, तो एक तरफ कुछ मुस्लिम नेताओं को भी मदद करता है, जिससे कि ये आपस में लड़ते रहे और पूरे देश को बेवकूफ बनाते रहे। हिंदू धर्म ना, देखिए यहां अमिताभ ठाकुर की बेइज्जती हुई, यहां शंकराचार्य जी की बेइज्जती हुई, कोडिंग कफ की सिरप
उस पर कोई कार्रवाई नहीं, बाकी सबके गोली पड़ रही है, किसी के बुलडोजर चल रहा है। पहलवान बेटियां, उनके खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लिखा गया। अरे सच क्या है गलत क्या है वो बात की चीज है भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है। एफआईआर तो सबके लिए, जब मेरे खिलाफ हो सकती है, आपके खिलाफ हो सकती है, तो किसी सांसद के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? अब पुलिस पे पावर है ना, जांच करेगी, उनका नाम निकाल देगी, अपना सबूत एविडेंस के आधार पर उसको उनका नाम निकाल देगी। तो ये सब काम 80% भारतवासियों को पैसा लूटने का काम। तो इस जंजाल को, इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग से बात निकल गई जो मैं बताना चाह रहा था बहुत। अब आप इससे सोचिए कि जब एक अनुज चौधरी, जब अधिवक्ताओं ने, देखिए अधिवक्ता कब तक लड़ेंगे। जज साहब ने एफआईआर लिखने की, एक सीईओ के खिलाफ एफआईआर लिखने की कोशिश की, उनको डिमोशन कर दिया। ये कौन सा संवैधानिक राज है? हम किस राज में रह रहे? संवैधानिक राज में रह रहे हैं या किसी राजतंत्र में रह रहे हैं? क्या अमिताभ ठाकुर की क्या गलती थी? शंकराचार्य जी की क्या गलती थी? क्या करना चाहते हैं भाई ये लोग? और अखिलेश यादव को बदनाम करने की कोशिश कर रही मीडिया कि 2015 में उनके राज में लाठी चली। अरे भाई वो हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट ने कहा था गंगा मैया को प्रदूषित करने से बचना है। हाईकोर्ट के आदेश के अधीन ही तो रहेगी सरकार। क्यों अखिलेश यादव को मीडिया बदनाम करती है? क्यों नेताजी को बदनाम करने का प्रयास किया गया अब तक? एक नेताजी को 2 पॉइंट पे आप लोग बदनाम करते हैं मीडिया। मैं मीडिया को कहना चाहता हूं, एक पॉइंट ये कि हिंदुओं पे गोली चलवाई। क्या बेवकूफी की बात कर, हिंदुओं के हत्यारे थे तो उन पे क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया आज तक? पद्मश्री क्यों नहीं दिया सरकार ने? नेताजी हिंदुओं के हत्यारे थे? अरे हत्यारा था प्रशासन था हत्यारा। और जिस उस समय जो प्रशासन की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे थे मिश्रा जी, उनको आपने तोहफा दिया। उसी राम मंदिर में आपने ट्रस्टी बना दिया। और क्या क्या तोहफे दिए होंगे वो सर्च का विषय, आप करते रहिएगा। और दूसरा पॉइंट जो नेताजी को आप बदनाम करते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, यही है ना, तुम पे लड़कों पे गलती हो जाती है, आधा अधूरा जानकारी। उन्होंने जिस क्रम में कहा था लड़कों पे गलती हो जाती है, कभी सोचने की कोशिश की है? नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएस में वो सेक्शन ले आए। ये नेताजी की दूरदृष्टि थी। नेताजी की दूरदृष्टि क्या थी? वो नरेंद्र मोदी सेक्शन ले आए, उस पर रेप की संज्ञा में ही नहीं रखा। नेताजी ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। किस क्रम में कहा था भाई? कि जो लड़के गलतीवश किसी मित्रता कर लेते हैं लड़की से, और वो मित्रता थोड़ी लंबी चलती है, और जब घर वाले राजी नहीं होते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से, सहमति से रहती है वो मित्रता, और उसके बाद किसी भी कारणवश, किसी के भी, चल महिला हो या लड़का हो, किसी के भी परिवारिक जन के द्वारा वो शादी स्वीकार या वो रिश्ता स्वीकार नहीं होता है, जबकि रिश्ता दोनों का म्यूचुअल होता है, तो उस पर रेप का मुकदमा लिखा दिया जाता था। नेताजी ने वो कहा था कि इस तरीके के रेप रुकने चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, और इसी को उन्होंने वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने रेप की संज्ञा से इस बात को निकाल दिया, जो पहले रेप में काउंट होती थी। अभी बीएनएस में उसमें 10 साल की सजा है मात्र। तो क्या किसको दोष दे रहे हो? ये तो नेताजी की दूरदृष्टि है, उनको तो तारीफ करनी चाहिए। क्या जो मैं कह रहा हूं नेताजी ने वो दूरदृष्टि दिखाई, गलत दिखाई? म्यूचुअल संबंध कोई बच्चा रखेगा 18 साल के बाद, मान लो 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी रखा, और किसी भी कारणवश वो रिश्ता आगे नहीं हो पाता है, तो आप उसको रेपिस्ट कह देंगे म्यूचुअल सहमति से? तो क्या यह अत्याचार नहीं था? ये क्या पुरुष वर्ग पर अत्याचार नहीं था? और उसी अत्याचार को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको रेप की संज्ञा से हटा के 10 साल कर दिया। तो कब तक ये मीडिया इस भारत, अच्छा दूसरी बात, इस भारत के किसान, नौजवान और जवान, बताओ, अग्निवीर 4 साल की कर दी, सैनिकों की बात जो उठाए, किसानों की बात जो उठाए, महिलाओं की जो बात उठाए,
हिंदुओं की जो बात उठाए, शंकराचार्य की बात जो उठाए, सबकी बात जो करे, पीड़ित दुखी और अपमानित लोगों की बात उठाए, उसको कब तक आधा सच दिखाकर उनको बदनाम करने का काम करती रहेगी। आज मुझसे देखा नहीं गया, आज भी शंकराचार्य जी के मुकदमे पूरे सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि 2015 में लाठी बजी, जबकि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी तो माफी मांग ली उस बात की नहीं, जबकि अखिलेश यादव जी की गलती थी भी नहीं। अगर वो जानबूझ के ये काम करते तो क्यों माफी मांगते भाई? क्योंकि शासन तो सिर्फ कानून बनाने के लिए बना है भाई। प्रशासन कानून का इंप्लीमेंटेशन करता है। अगर शासन कोई असंवैधानिक आदेश दे रहा है तो प्रशासन मानने को बाध्य नहीं होता है कभी भी। प्रशासन शासन का गुलाम नहीं है, संविधान के गुलाम है सब। फिर क्यों आप जो भी नेता पूरे देश की जनता की और पीड़ित दुखी और अपमानित लोगों की आवाज उठाएगा, चाहे कोई किसी जाति वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, तो आप उसको बदनाम करने का काम करेंगे। आप करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति। समाजवादी पार्टी समाजवाद की विचारधारा को लेकर चलती है। आपने, मीडिया ने फिर बदनाम किया उसको तुष्टीकरण की राजनीति कह के। क्या तुष्टीकरण? थोड़ा संविधान पढ़ लो तुष्टीकरण कहने से पहले। क्या होता है तुष्टीकरण? पता है क्या होता है? आप पावर में है, संविधान को बदल दो। बच्चों की हक की बात करना तुष्टीकरण कहलाएगा, महिलाओं की बात करना तुष्टीकरण कहलाएगा, बड़े बूढ़ों की बात करना तुष्टीकरण कहलाएगा, कमजोरों की बात करना तुष्टीकरण कहलाएगा। अगर यह तुष्टीकरण मतलब किसी भी बच्चे का अधिकार, बड़े बूढ़े का अधिकार, महिलाएं अलग लाइन लगा किसी भी चीज में, या उनको विशेष अधिकार दे दिया जाए, या बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों के लिए जो हम लोग विशेष प्रोविजन करते हैं, कोई कानून में विशेष उपमन करते हैं संविधान के दायरे में रहके, उसको आप तुष्टीकरण करोगे। जब इनको तुष्टीकरण नहीं कह सकते हो तो किसी कमजोर जाति या किसी कमजोर धर्म या किसी भाषा, कोई भाषा विलुप्त हो रही हो, कोई भाषा कमजोर हो, उसको संरक्षित रखने के लिए किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भाषा को या किसी भी जीव को वन संरक्षण अधिनियम बना है ना। कोई भी प्रजाति किसी जीव की भी अगर विलुप्त हो रही हो, कमजोर हो, उसको उनको संरक्षण देना आप तुष्टीकरण कहते हो। ये कैसी मीडिया रही है अब तक? उसको मतलब दूसरे का हक देना आप तुष्टीकरण कहते हो? वो उनका हक है जिसको आप तुष्टीकरण कहते हो। और अगर आपको लगता है कि वो उनका हक नहीं है, महिलाओं का हक नहीं है इस देश में विशेष प्रोविजन पाने का, इस देश में अगर वृद्धों का हक नहीं है, क्या बड़े बूढ़े तुम्हारे घर में नहीं है? क्या महिलाएं तुम्हारे घर में, मेरे घर में नहीं है? क्या बच्चे तुम्हारे, मेरे घर में नहीं है? क्या भाषा हमारी, तुम्हारी, हम क्या अपने भाषा के लिए, कोई भी भाषा अगर मान लो हमारी संस्कृत भाषा है पुरानी, हम अभी वर्तमान में हिंदी बोलते हैं, अगर वो विलुप्त होती जा रही हो, उसको संरक्षण दे देंगे तो तुष्टीकरण कहलाएगी। कोई भी भाषा, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, अरे भाई एक सिस्टम तो बना के चलना है ना। पूरा पारिस्थितिक तंत्र तो पूरा लेके चलना पड़ेगा ना, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम भाई। और दूसरे को हक देना तुष्टीकरण इसलिए नहीं कहलाता कि हम लोग जब भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं या कोई भी खुशी का माहौल होता है तो हम लोग मंदिरों पे जाके भंडारा करने का काम करते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है, हम लोग अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहते हैं। क्या वो जो भंडारा खाने आते हैं वो आपसे 2 पूड़ी मांगते हैं? क्या उनका कोई अधिकार बनता है आपसे जबरदस्ती 2 पूड़ी खाने का? आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आज मैं खुश हूं, आज मैं मजबूत हूं, आज मैं पावरफुल हूं, तो अपने भाइयों में, अपने समाज में अपनी खुशियां बांट दूं। तो उनको वो 2 पूड़ी देना और आपको जो भंडारा कर रहा है उसको अपमानित कर दे कि साहब ये गरीबों को बांट रहा है तो गरीबों के लिए तुष्टीकरण कर रहा है। क्या शब्द निकाल दिया तुष्टीकरण? अरे किसी को आपने स्वेच्छा बस दे दिया, और स्वेच्छा बस आपने दिया, आपने भारत के देश ने दिया, आपने संविधान ने दिया। और मैं समझता हूं 2014 से अब चल रही है 2026 आ गई साहब, जनवरी चल रही है, 10 साल से ऊपर हो गए। अगर आपको यह कानून गलत लगता है संविधान में, आपने क्यों नहीं बदल देते हैं? कोई तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, कोई महिलाओं की स्पेशल लाइन नहीं लगेगी, कोई बच्चों के लिए कोई शिक्षा, कोई स्पेशल सुविधा नहीं, सब बच्चे, बड़े बूढ़े, सब जाति, सब धर्म, सब बराबर कर दो खत्म, सब एक तरफ से।
किसी भाषा का कोई संरक्षण नहीं, तो उसमें देखोगे इस भारत में सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश रह जाएगी। ना हिंदी बचेगी, ना संस्कृत बचेगी, ना मराठी बचेगी, ना बंगाली बचेगी, ना उड़िया बचेगी, और ना ही भोजपुरी बचेगी। जो भी भाषा है, 24 भाषा है अपने देश में, कुछ नहीं बचेगा, पूरा फैब्रिक खत्म हो जाएगा। तो इस मीडिया के जलजाल से और क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करो, इस कॉर्पोरेट के जाल से बचो। हम तो हो गए बूढ़े, मर जाएंगे, चले जाएंगे। ये कॉर्पोरेट आज भी आपके नेता होगा। इस देश में बचे ही अब कितने नेता हैं? 3-4 नेता बचे हैं। कॉर्पोरेट उनको भी बर्बाद या बदनाम कर देना चाहता है, जिससे कि उसकी मोनोपोली बन जाए कॉर्पोरेट की। फिर ना कोई तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा। अरे आप प्रधानमंत्री, अरे हम कह रहे पहले के हो या वर्तमान के हो, आप देखिए ना कौन कॉर्पोरेट के फेवर में। आप देखो कॉर्पोरेट के फेवर से एक नई बात निकल आई। कॉर्पोरेट के फेवर में काम करना गलत नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन कॉर्पोरेट की मोनोपोली क्रिएट करना, एकाधिकार क्रिएट करना पूरे देश के संग धोखा है। अरे कॉर्पोरेटर्स बने, लेकिन 10 परिवार क्यों, 20 परिवार क्यों बस? वर्तमान में 10 का आंकड़ा बता रहा हूं, एकदम राइट आंकड़ा बता रहा हूं। 140 करोड़ देश के लोगों पे मात्र 10 परिवारों पर पूरे देश के 80% लोगों का हिस्सा है। और यही दिन रहा तो ज्यादा 10 से 5 पे ही रह जाएगा। वर्तमान में 10 कह रहा हूं। सोचो 10 परिवार, इसको कॉर्पोरेट का सब, आप कहोगे नेहरू जी ने भी कहा, फलानी पुरानी सरकार। अरे कॉर्पोरेट का समर्थन करना गंदी बात नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट की मनमानी को एक्सेप्ट करना, उनका एकाधिकार पूरे देश पे जमा देना, यह गंदी। फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा व्यापार क्या होता है, देश कब तरक्की करता है? फेयर कंपटीशन। जब किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, उसकी अलग अलग कंपनियां होंगी, तो जनता को एक राइट मिलेगा। क्या राइट मिलेगा? बार्गेनिंग करने का, कि भाई मैं चाहूं से मैं इससे खरीदूं, मैं चाहूं से मैं उससे खरीदूं, मुझे जो प्लान सस्ता देगा मैं आटा इससे खरीदूं, आटा उससे या कोई प्रोडक्ट हो। आप मोनोपोली क्रिएट कर देना चाह रहे हैं हर फील्ड में। आप देख रहे हैं पूरे देश में, चाहे गूगल सर्च कर लो, चैट जीपीटी कर लो, पूरे देश में 10 आदमी के नाम 11 आदमी नहीं निकलता है यार। और जो 20% लोग रह गए, वो कॉर्पोरेट क्यों पढ़ा रहा है? कौन नौकरी कर रहा है? वो कॉर्पोरेट के। आप देखिए ना, मैं मारुति में ट्रेनिंग करी, मैंने मारुति में 2009 में ट्रेनिंग करी, गुड़गांव में कापासेडा मेन प्लांट में, एमबीए के बाद, जहां आईएम्स और आईआईटी के बच्चों को खुशनसीबी होती है। मुझे आगरा से मेरी खुशनसीबी थी और मेरे नंबर अच्छे थे, मुझे वहां ट्रेनिंग करने का मौका मिला। मैंने देखा कि इंडिया का आदमी वहां जनरल मैनेजर से ऊपर पोस्ट पे ही नहीं था, और आज भी नहीं है। और टॉप मैनेजमेंट कौन बैठा? जापानीज बैठे सब रे। और आप गाड़ियां खरीद रहे हो, मारुति का शेयर भी खत्म हो गया। आप गाड़ियां खरीद रहे हो, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप यही नहीं देख रहे हो कि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट किसके हाथ में। अच्छा एक बात बताइए, कॉर्पोरेट कोई भी हो, कोई जनरल मैनेजर हो, उसका जो मालिक, अरे जनरल मैनेजर भी तो उसका नौकरी है यार, और कौन है? सीईओ भी कौन है? उसका नौकरी तो है, और कौन है मालिक का भाई? अगर उसका कल को बच्चा आ जाए, कह दे मान लो मैं ही किसी कंपनी का जनरल मैनेजर हूं या सीईओ हूं, और वो कह दे मालिक, उसका बेटा आए और वो कहे कि भाई ऐसा है, अभिषेक को, डैडी अभिषेक को जो है कल से कंपनी में काम नहीं करने देना है। डैडी उससे पूछेंगे क्यों बेटा, क्यों नहीं करने देना है? बोले इसलिए नहीं करने देना क्योंकि मुझे शक्ल पसंद नहीं है उनकी। तो अगले दिन मेरे पे एक फोन आएगा कि आप कल से नौकरी पे नहीं है, अपना हिसाब कर ले जाइए। तो जो गलत फहमी में ना 20% लोग कि इंजीनियर पोस्ट पे हूं, मैनेजर पोस्ट पे हूं, मैं जनरल मैनेजर हूं। हाँ ठीक है, ये बात सच है कि तुम अपने बच्चों को पाल सकते हो, पढ़ा सकते हो, और तुम पे इतना संसाधन है कि तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता है, फिर देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता उसको होती है जो 20% लोग 80% लोगों की हकमारी का अगर कोई ध्यान रखता है तो वो अधिवक्ता वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग। वर्तमान में अधिवक्ता वर्ग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, और इसी पीड़ा के चक्कर में अधिवक्ताओं ने सोचा संभल में, क्या ना चौधरी, जब सीजीएम साहब गलत हैं क्या? सीजीएम साहब ने एफआईआर के आदेश दे दिए, क्या ये कानून सबके लिए बराबर नहीं है? आप एएसपी हो गए, आप सीओ हो गए, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? अरे जांच भी तो पुलिस ही करती ना। अगर एएसपी साहब की गलती नहीं थी तो ठीक है, आप जांच में हटा देते,
ट्रायल फेस करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे हम सब करते हैं। लेकिन इसमें क्या जनता में अविश्वास की भावना पैदा नहीं हो रही है? और वकील लोग, और आपने उस जज को हटा दिया, और आप ये सोच रहे हैं हम इतने मूर्ख हैं? हमारी जनता, भारत के पढ़े लिखे लोग इतने मूर्ख हैं कि विरोध भी दर्ज नहीं कराएंगे? अरे आप मानो या मत मानो, कम से कम हम तुम्हारे सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे। अधिवक्ता लोग, और खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग जो भी हो, भले ही अधिवक्ता ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी हो, बुद्धिजीवी वर्ग आपका गुलाम नहीं बनेगा। लेकिन समस्या क्या है? जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के भी कह चुके हैं, या कई सारे लोग कह चुके हैं, अपना देश लिटरेट तो है भाई, एजुकेटेड नहीं है, चेतना नहीं जागी है। डिग्रियां तो कॉरपोरेट ने बांट दी हैं भाई। एक दौर आया था कि बीएड कॉलेज बहुत, डिग्री कॉलेज बहुत, इंजीनियर बहुत, तमाम बना दिए है ना, लेकिन रोजगार नहीं है किसी पे। लेकिन अगर उनसे सच में पूछा जाए तो वो शायद अपने फंडामेंटल राइट भी नहीं बता पाएंगे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई हो। और मैं उन वकीलों की समझ पे, उनकी वकालत पे थूकता हूं जो संविधान से सर्वोपरि कुछ माने। अरे आप समझो, आप भाई देखो, धर्म को नीचा नहीं मानना हूं मैं खुद हिंदू हूं, मैं खुद रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमें इतना भी मालूम है जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन बॉस, मेरे घर में भी मां है, मेरे घर में भी बेटी है, और मेरे घर में भी बच्चे हैं। आप कोई दूसरा तो कोई लेके आओ ना, फिर कोई सिस्टम। मैं कह रहा हूं संविधान को आज हटा दो आप, अगर आपको हटाना है तो आपकी पावर है, आप सरकार में हटाओ। दूसरा तो कंपेयर तो करो, मीडिया पे चर्चा तो कराओ। क्या आप महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बूढ़ों को वो सम्मान दोगे? लाओ, तुम पे कौन सा सिस्टम है, कौन सी किताब है, लेके आओ। अगर वो सही है और संविधान से बेहतर, देश के लिए बेहतर है, तो डिबेट हो जाए और उसको कर दो, संविधान को हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। होनी तो चाहिए। बिना पढ़े लिखे आप अगर आप संविधान को हटा दोगे तो फिर तो राजतंत्र बन जाएगा ना भाई। और जो किताब भी लाओगे उसका भी नाम कोई संविधान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोकतांत्रिक या कोई भी स्वतंत्र देश है, तो भैया दो ही तरीके, राजतंत्र या लोकतंत्र। कोई भी लोकतांत्रिक देश है, हर देश में संविधान है, उसका भी नाम संविधान ही रखोगे। और जब उसी का संविधान रखना है तो मैं ये कहता हूं कि किसी भी किताब में जो अच्छाई चीजें हैं, आपकी सरकार है, 368 आर्टिकल संविधान का कहता ही है, आप संशोधन करके उन चीजों को उसमें ले आओ संविधान में। क्या दिक्कत है इसमें? आपकी सभी चीजें उसमें आ गई। या मैं कह रहा हूं पूरी किताब को ले आओ, अगर वो पूरी अच्छी है कंपेयर करके, उसका नाम संविधान रखना पड़ेगा। तुमको रखना तो पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। नहीं तो आपको लोकतंत्र खत्म करना पड़ेगा। फिर तो आपको लोकतंत्र खत्म करके अपने आप को राजा घोषित करना पड़ेगा कि हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। अगर इस पे पूरी प्रजा अगर राजी हो तो हम जैसों को तो काला पानी दे दो, फांसी चढ़ा दो, हम उसमें खुशी होकर जाना चाहेंगे। लेकिन हम तुम्हारे, आप अगर राजतंत्र तैयार करेंगे तो हम आत्महत्या को करें, तुम्हारी गोली से मरना पसंद करेंगे। ये मेरी पीड़ा थी और उन वकीलों को समर्थन था जिन्होंने एक प्रशासनिक, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ सीजीएम के द्वारा की गई एफआईआर के आदेश के समर्थन, सीजीएम के समर्थन में जो आंदोलन किया है, उसमें मेरी क्षणिक योगदान है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हर अधिवक्ता साथी और हर बुद्धिजीवी वर्ग से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी वीडियो बनाकर अपना रोष प्रकट जरूर करें, और जो नहीं बना सकता है वो शेयर भी कर सकता है। लेकिन इस मीडिया का दोहरा चेहरा मैंने वीडियो आपको दिखा दिया। 2015 की घटना से तुलना कर रहे हैं वर्तमान में जो बेइज्जती हुई हमारे भगवान की, शंकराचार्य की, उससे कहां से न्याय संगत है? वो हाईकोर्ट के आदेश पे रोका गया था उनको, और ये सरकार के आदेश पे रोका गया है, इसलिए सरकार की गलती है। इतनी बात समझ नहीं आती है। थोड़ा क्षमा इसलिए मांगूंगा कि आज मेरे दिल की भावना, मैं बहुत सालों बाद, क्योंकि मैं समझ गया था कि कोलैप्स हो गया सिस्टम, अविश्वास की भावना आ गई इस देश में, और जिसको जागरूक होना था सब हो चुके हैं, इसीलिए अधिवक्ता साथी उठ रहे हैं। लेकिन आवाज तेज इसलिए निकल रही है, ये अंदर से पीड़ा है, और अपने अधिवक्ता साथियों को समर्थन है। हर संविधानवादी और समाजवादी को समर्थन है। समाजवादी का मतलब ही नहीं पता, आप समाजवादी का मतलब समाजवादी पार्टी जोड़ देते हो।
समाजवादी का मतलब जो कभी ना माने किसी जाति धर्म को, किसी भाषा, कभी किसी में अंतर ना हो, जिसका जो हक हो संविधान के हिसाब से उसको देने का जो बात करे वो समाजवादी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो करें, अमीर गरीब की खाई तभी कम होगी जब समाजवाद आएगा भाई, नहीं तो ये 10 परिवार, केवल 10 परिवार हमारे भारत के 80% लोगों का अभी खा रहे हैं, और हो सकता है कल 99% लोगों का खाएंगे इसी हिसाब से। इसको रोकने का नाम समाजवाद है। अमीर गरीब की खाई को कम करने का नाम समाजवाद है। किसी का बड़ा बूढ़ा घर में बीमार हो और बच्चे को शर्म ना आए, बच्चे को डर ना लगे अपना फर्ज निभाने में, उसको हॉस्पिटल ले जाए, सरकारी हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल ले जाए तो उसके जहन में एक बात ये ना आए कभी कि प्राइवेट से कमतर इलाज सरकारी में होता है, मैं अपना फर्ज अच्छे से नहीं निभा पा रहा हूं क्योंकि मैं सरकारी, उसको नीचा ना देखना पड़े। उस व्यवस्था का नाम समाजवाद है। जब आप रोड पे जाओ तो अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो आपको कोई रोक ना पाए, उसका नाम समाजवाद है। क्योंकि टैक्स का आप दूसरा रूप भी ले सकते हैं जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं। गाड़ियों पे भी टैक्स ले रहे हैं, सेल टैक्स भी ले रहे हैं, इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन रोड पे आप रोड मतलब ये तो आईपीसी में, बीएनएस में, सब में प्रोविजन है। आप किसी को कन्फाइन करके नहीं रख, इसका मतलब मूवमेंट खत्म कर दिया आपने। हर 60 किलोमीटर बाद टोल है। अगर किसी आदमी पे तुम्हारे पैसे अगर मुझे लखनऊ जाना है या किसी साथी को लखनऊ जाना है और उसमें 1000 रुपए नहीं है तो वो लखनऊ नहीं जा पाएगा। हो सकता है गाड़ी किसी दूसरे से मांग ले, किराए पे कर ले बेचारा, या दूसरे से मांग ले बेचारा, डीजल कैसे भी कुछ भी करके। ये तो गलत बात है भाई। और दूसरी बात, आप टोल किस व्यवस्था से ले रहे हैं? जब समाजवादियों की सरकार आएगी तो टोल का सिस्टम समाजवादी निर्धारित करेंगे। किस तरीके से करेंगे तो सुन लो। क्या अंबानी जी की गाड़ी निकलती है, उनकी गाड़ी 5 करोड़ की है, मेरी गाड़ी 12 लाख की है। उनके लिए 1000 रुपए की लखनऊ जाने की क्या वैल्यू है और मेरे लिए 1000 की क्या वैल्यू है? और चलो मेरी छोड़ो, बहुत से तो बेचारे 100 रुपए की, उनको तो निकलने नहीं दोगे 100 रुपए वालों को। अरे जिस दिन पैरेलल कर दो ना समाजवाद के हिसाब से, मालूम पड़ जाएगी अंबानी जी को भी या अडानी जी को कि टोल क्या होता है या टैक्स क्या होता है। असली बात तो ये है, अब तक मूर्ख बनाते रहे, अब नहीं बना पाओगे। कब तक? वो बात टोल की नहीं है, हर टैक्स की है। हर टैक्स पे समाजवाद लाना है। और समाजवाद का मतलब इक्वलिटी नहीं है, समता है। समता, इक्विटी, समता। और समता आती है जब, अब इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी तो हो रही है ना, इक्वलिटी तो ये हो रही है। 1000 रुपए मेरे लिए, 1000 रुपए मेरा भाई देख रहा, बड़ा मनीष राजौरिया, संपन्न है, बहुत संपन्न है, मुझसे भी ज्यादा संपन्न है। और कुमार सर भी देख रहे हैं, सबको सम्मान, बहुत बहुत प्यार। एडी ये आफ्ताब को ऐसी भी देख रहे हैं। हम सबके लिए 1000 रुपए कुछ हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है अंबानी अडानी के लिए 1000 रुपए? शायद 1000 तो छोड़ो, 10 लाख भी नहीं उठाएंगे वो। और हम तो हो गए बहुत, चलो लोअर मिडिल, किसी पे 100 रुपए भी नहीं इस देश में यार। तो क्या रोड पे जाने से रोक लोगे उसको? ये कौन सा सिस्टम है भाई? ये कौन सा टैक्स का सिस्टम है? तो इस टैक्सेशन में इक्वलिटी नहीं, इक्विटी आनी चाहिए, समता का अधिकार होना चाहिए भाई। समाजवाद से आएगा। अब फिर इसी को आरक्षण कहते हैं, एक्चुअली इसी को रिजर्वेशन कहते हैं। हर कमजोर की, आप सोचो, अब आप कहोगे साहब ऐसे थोड़ी, अरे आप तो थोड़े से में डर गए। 0.1% गवर्नमेंट जॉब है, आप उस आरक्षण से डर रहे हो। और मैं उस आरक्षण के फेवर में नहीं हूं। पहली बात, मैं तो इकोनॉमिक आधार पे हूं भाई। आप प्रॉपर्टी के लाइन पे ले आओ, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको गरीबी के आधार पे लाने के लिए, आर्थिक स्तर पे लाने के लिए, उससे पहले आपको खुद सुधरना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, अपने विचार बदलने पड़ेंगे, जात भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना पड़ेगा दिल से। जब डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? और आर्थिक स्तर पे ले आओ, किसी को नहीं चाहिए कोई स्पेशल फैसिलिटी। लेकिन फिर भी आप छोटे बच्चों का ध्यान तो रखोगे ही रखोगे, बड़े बूढ़ों का तो ध्यान रखोगे ही रखोगे, महिलाओं का ध्यान तो रखोगे ही रखोगे। हाँ, एक कास्ट और एक धर्म को लेके पता नहीं कितना पैनिक हो जाते हैं। आप उसको भी खत्म कर दो, उसका कोई मतलब भी नहीं है। ना एससी को चाहिए, ना एसटी को, ना ओबीसी को, किसी को नहीं चाहिए भाई। क्यों चाहिए? हाँ, क्यों चाहिए किसी को? लेकिन आप हेल्थ
फैसिलिटी दे दो, शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, सबको दे दो। हमको एससी ओबीसी उससे कोई मतलब ही नहीं। आरक्षण आपकी सरकार है, 11 साल से क्यों नहीं खत्म कर रहे हो उसको भाई? उसके खिलाफ अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बताओ। लेकिन अगर आरक्षण खत्म हो तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी आपको ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि कोई अपने आप को सर्वोपरि ना कह पाए, कोई यादव अपने आप को सर्वोपरि ना कह पाए मैं अपनी जात के ऊपर कह के चल रहा हूं। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि मेरे भी पुरखों ने जाने अनजाने में, वर्तमान में नहीं है मेरे गांव में ये स्थिति, लेकिन मैंने देखा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल देखा है। और मेरी छोड़ो, मैं अपनी जात की कह रहा हूं, मैं अपने से नीचे की भी बता दूं। मैं जाटव भाई जो देख रहे हो, जो ज्यादा झंडा उठा के चलते हैं, उनकी भी कह रहा हूं, तुम लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने से नीचे वालों के साथ ये मानव प्रवृत्ति है। लेकिन हम सबको सुधरने की जरूरत है। मैं तो सुधर गया हूं, तो जाटव भाई तुम भी सुधर जाओ। अपने से नीचे तुम भी मत देखो, क्योंकि तुम अकेले नीचे नहीं हो, तुमसे नीचे बहुत है फिर, और हमसे ऊपर बहुत है। उनको हमारे लिए सुधरने की आवश्यकता है। जबकि यादवों के संग इतना अत्याचार नहीं होता है, मैं जानता हूं जाति के भेद पे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं उनको भी सुधरने की जरूरत है, मुझको भी सुधरने की जरूरत है। मैं तो सुधरा हुआ हूं, मैं तो एक थाली में खा सकता हूं। मेरे देश में जो कोई अपने आप को उच्च समझता हो, जो सबसे नीचा जिसको समझता हो, मैं जो सबसे नीचा जिसको जो आदमी समझता है, मैं उसकी थाली में बैठ के खा सकता हूं और उसकी थाली में भी खा सकता हूं। और ये अधिकार मुझे, ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं ब्राह्मणों के संग भी खा लेता हूं, ठाकुरों के संग भी खा लेता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुधरने की जरूरत है। मैं सुधर गया, मैं थाली में खा लेता हूं, नीचे की भी ऊपर की भी। लेकिन मुझसे नीचे वाले जो हैं, जो मेरी अभी आलोचना करेंगे, जाटव भाई कुछ करेंगे, मैं स्पेशली आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि सत्ता में आप रहते हो या यादव रहते हैं, या फिर अभी वर्तमान में बीजेपी है, तो आप भी इतने दूध के धुले नहीं हो। आपको भी अपने समाज को सुधारने की जरूरत है, जैसे मैं अपने समाज को हर तरीके से सुधारने का प्रयास करता हूं। आज 22 साल हो गए, 13वीं ना करता हूं ना खाता हूं किसी की, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे किसी का विरोध से मतलब नहीं। बात है 80% जनता जहां यार गरीब है यार, है। अभी मान लो किसी घर में कोई खत्म हो गया, कोई कमाने वाला था, है, अब वो बेचारा खत्म हो गया। अरे भाई, तुम बर्थडे में तो जाते हो 500 का लिफाफा देते हो, शादी में जाते हो 500 का लिफाफा देते हो। कौन सा उल्टा सिस्टम चल रहा भाई तुम्हारा? किसी का कोई दुख होता है, मर जाते हो, तो कौन ही लिफाफा दे देते हो? अरे आप खुशी में भी दो, हम ये नहीं कह रहे, तो दुख में आप लिफाफा तो नहीं देते हो। दुख में उल्टा बेचारे की नौकरी कैसी है, क्या है, कुछ है, खेत, किसमें खेत बचे हैं यार? कौन सा रईस है मुझसे बात करके दिखाए, किसमें खेत बचे हैं, किसमें जमींदारी बची है? 2-4 बीघा बचे होंगे, क्या खेत बचोगे? खरीदने की औकात नहीं है। एक महंगाई के जमाने में खेत क्या बचे होंगे तुम पे? क्या बचे होंगे 80% लोगों पे खेत? बताओ। कई सारे बता रहा हूं, 40% लोग भूमिहीन हो चुके हैं गांव में, जो खेती किसानी करते थे। मैं अपने गांव और आसपास के, मैं शायद आप लोग भी अपने देखेंगे तो कुछ बचा नहीं है खेती। अब वो मजदूरी, बेचारे शहर में इसलिए आ रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या कोई थोड़ा स्किल्ड लेबर हो गई है तो उसको आप इंजीनियर कह लो, उसको सुपरवाइजर कह लो, स्किल्ड लेबर हो गए ना। अरे स्किल्ड लेबर आप नहीं हो गए हो, आपके लिए इंस्टीट्यूशंस खोले हैं कॉर्पोरेट ने, जिससे आप उनकी फैक्ट्रियों में काम कर पाओ। इसलिए आपको वो एक ड्रेस भी देते हैं साल में 2-3 बार, रहने के लिए वो भी देते हैं। जैसे आप अपने घर में खाना भी देते हो, नौकरानी आती है ना, कपड़े भी देते हो उसको, बस वही है सेम। और प्रशिक्षण भी देते हो। प्रशिक्षण किस बात का? हाँ भाई, कपड़े ऐसे धोने, खाना ये बनना है, ऐसे ऐसे, मुझे ये फ्लेवर पसंद है, ये टेस्ट पसंद है। ऐसी कंपनी को भी पता है कि ऑटोमोबाइल बनना है, गाड़ी बन रही है, कि हमको ये पसंद है, हमको इस तरह की क्वालिटी चाहिए। उसके लिए वो आपको ट्रेंड करते हैं। आप सोचते हैं आप कलेक्टर हो गए, आप सोचते हैं आप मैं इंजीनियर हो गया, मैं मैनेजर हो गया। तुम कुछ नहीं हुए, तुम नौकर के नौकरी हो। मालिक कब बने? मालिक जब बनोगे, जब मोनोपोली खत्म करोगे मालिकों की, यानी कि कॉर्पोरेटर्स की। आप कॉर्पोरेटर्स बनो, सरकारों से अपना अधिकार मांगो। अरे जिसपे जो पूंजी है सरकार उसकी मदद करेगी ना। अबे जिसपे सब कुछ है, एक ही आदमी को सब कुछ दे दोगे, सबरे व्यापार, तब मालिक बनोगे भाई। मालिक कहां बनने हो? हमारे बच्चे तो नौकर बनने हैं भाई, मालिक कहां बनने हैं? बताओ कौन सा हमारे बच्चे या तुम्हारे बच्चे कॉर्पोरेटर्स बन जाने हैं? इस जंजाल को समझना पड़ेगा। और ना समझो तो भैया, आपको भी मालूम है 200 साल पहले की, कितने साल हो गए भाई, काउंट कर लो, है ना।
अंग्रेजों के शासन को। और 200 साल मैंने इसलिए कहा कि अगर ऐसे ही फूट बनी रही तो अंग्रेजों से पहले का जो शासन था वो भी हो सकता है। तो अमेरिका तैयार बैठा है, आंख गड़ा के तैयार बैठा है। कर्जा बढ़ता जा रहा है। आपने कभी ये देखा, जीडीपी देखते हो वो भी फर्जी आंकड़ों की। अबे जीडीपी, अरे भैया वो देश की ग्रोथ है। हंगर इंडेक्स भी देख लो, हम नेपाल से भी नीचे आ गए, बांग्लादेश से भी नीचे आ गए। हंगर इंडेक्स, अरे जीडीपी तो बढ़ेगी ना भाई, क्यों नहीं बढ़ेगी जीडीपी? जब 10 लोग मालिक है देश में तो पैसा है। अबे देश में थोड़ी है, देश होते हैं भारत के लोग। उन 10 लोगों में पैसा है, कॉर्पोरेटर्स में जीडीपी तो इसलिए काउंट हो रही है ऊपर। हंगर इंडेक्स तो देख लो, भूखे कितने मर रहे हैं। नेपाल से नीचे आ गए हम लोग, बांग्लादेश से नीचे आ गए, पाकिस्तान से नीचे आ गए। और नहीं भरोसा हो तो आप भाई थोड़ा गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो। आप जीडीपी या तो कुछ तो इकोनॉमी पढ़ लो यार। जीडीपी क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? देश की कंपनी है, देश का कोई एक नागरिक है, जिनके आधे बच्चे देश के नागरिक हैं और आधे बच्चे भी देश के नागरिक हैं। भाई साहब, उनकी इतिहास तो देखो ना, चेक करो। अब उनकी फैक्ट्री इंडिया में है तो जीडीपी तो बढ़ेगी ना भाई। प्रॉफिट कहां जा रहा है? प्रॉफिट उनकी जेब में जा रहा है। और उनकी हिंदुस्तान से 4 गुनी असेट्स विदेश में, फॉरेन में। और हमारे नेता फॉरेन एजेंट बन के काम कर रहे हैं यार। हमारा कॉर्पोरेट ऑलरेडी फॉरेन एजेंट है भाई। वो तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड का कॉर्पोरेट एक के हाथ में है, महाशक्ति के हाथ में। नाम मत लेबाओ, महाशक्तियां वर्तमान में तो सब जानते हैं, वो बदल भी सकती हैं ऊपर नीचे। और उन्होंने ही हर देश में, कहीं गोरा काला। अरे हमारे यहां जाति धर्म चलता है, उनके यहां नहीं चलता है। उधर क्या चलता है? गोरा काला। वो कभी जाति वाती और धर्म पे नहीं लड़ते। तो उनके यहां कौन सी वो फूट डालते हैं? गोरा काला। हम लोग कभी गोरे काले भेद करते हैं? बताओ, कोई काला हो कोई गोरा हो, हम लोग कभी एक दूसरे से नफरत करते हैं? कभी नहीं करते। तो उन्हें मालूम है कि इंडियंस किस बात पे भेद करेंगे, किस बात पे फूटेंगे। उन्हें मालूम है ये जाति धर्म पे ही फूटेंगे। हमारा इतिहास है इस बात का। तो वो तोड़ते हैं इस बात को, इसी बात पे हमको बांटने का प्रयास भी करते हैं। ये कमजोरी हमको खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि गोरे काले की कमजोरी हमारी है नहीं। और विदेश में जाति धर्म की कमजोरी नहीं है, उनकी गोरे काले की है। जिस दिन वो गोरे काले से उभर जाएंगे तो वहां की जनता कॉर्पोरेट से बच जाएगी, कॉर्पोरेट राज से। वो भी, वहां की भी जनता परेशान है, ऐसा नहीं है हम अकेले परेशान है। तो वहां के लोगों को भी और यहां के लोगों को भी, सबको जनता पे पैसा जब ही आएगा, नहीं तो कॉर्पोरेटर्स पे ही रह जाएगा। और कॉर्पोरेटर जब पावरफुल होते हैं और पावर में आते हैं तो करते क्या है? वो हर देश में अपने चमचे बनाते हैं पावरफुल। इसीलिए हम कहते हैं फॉरेन एजेंट है, फॉरेन एजेंट है, सब फॉरेन एजेंट है। इस बात को जानो। अगर हिंदू धर्म के होते तो बताओ, आज हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ 2014 के बाद से। आप आंकड़े देख लो, नहीं तो मैं इतने वीडियो आपको दे सकता हूं। एक एक वकील होने के नाते इतने सबूत बता रहा हूं। थोड़े से इतिहास को आधे अधूरा थे जो मीडिया के चक्कर में ना हो, थोड़ा सा क्रॉस चेक करो। खासतौर से मैं अब अधिवक्ता साथियों से चाहूंगा, थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिनेशन करो, क्रोनोलॉजी समझो। आप समझो, बताओ क्या हित हुआ है। आज भी हिंदू खतरे में, 11 साल से हिंदुओं की सरकार है और पूर्ण बहुमत से है, फिर भी शंकराचार्य पिट रहे हैं। आज जब शंकराचार्य भगवान पिट सकता है सनातन का, तो भैया आप कौन सी सरकार ले आए? बताओ मुझे, अब बताओ कौन सी सरकार ले आए भाई साहब। अभी भी जब भगवान खतरे में है तो तुम्हारी मेरी औकात क्या भाई? और रही बात, आ जाओ बच्चियों की, बेटियों की। इस देश की बेटियां, जिसको प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मजबूत कोई हो सकता है कि मेरी बेटियां हैं। और उन बेटियों ने कोई कंप्लेंट करी यार, तो कंप्लेंट तो लिख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तुम कंप्लेंट लिखोगे? तो हमारे प्रधानमंत्री भी कमजोर। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ये पता करें कि हमारे प्रधानमंत्री को कौन कमजोर कर रहा है, या हमारे सीएम को कौन कमजोर कर रहा है। आप इसके पीछे पाएंगे तो आम जनता कमजोर नहीं कर रही है। ना हिंदू कर रहा, ना मुसलमान कर रहा, ना ईसाई कर रहा, ना जैन कर रहा, ना सिख कर रहा, ना कोई जाति कर रही। ये सब पूंजीपति कर रहे हैं, समझो। उनको भी आजाद कराने की जरूरत है। हमें अपने नेताओं को भी बल देने की और आजाद कराने की जरूरत है। नहीं तो नेताओं से सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर तुम स्वतंत्र और आजाद थे
तो जनता का अविश्वास की भावना जनता में क्यों पैदा हो रही है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, फोगाट परिवार से बड़ा। जब वो मेरी बहनें अगर अपना एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इतने धरने और अच्छा या बदनाम, किसान पहुंचे तो खालिस्तानी, शंकराचार्य पहुंचे तो शंकराचार्य है ही नहीं, वाह भाई वाह। अखिलेश यादव पहुंचे तो 2015 में लाठी पड़ी, अरे भाई पूरा सच मालूम नहीं। नेताजी तो साहब वो हिंदुओं पे गोली चला दी, अरे हिंदुओं पे गोली चला दी, पद्मश्री क्यों दिया? और वो जिसने गोली चलाई प्रशासन शासन के अंडर में थोड़ी होता है भैया, कौन कह रहा है? कोई भी मुख्यमंत्री लिखित आदेश दे सकता है गैर कानूनी, उसको आप तोहफा दे रहे हैं। अच्छा अब इसमें क्या कहोगे? संभल में जो सीजीएम साहब थे उन्होंने एफआईआर के आदेश दे दिए, क्या न्यायाधीश नहीं थे? उनसे ज्यादा अकलमंद कौन सा हो गया, मेरी ये समझ में नहीं आई साहब। उनका ट्रांसफर क्यों कर दिया गया भैया? क्यों, किसने, कौन सी ताकत थी उनके पीछे? क्या वो कानून की किताब पढ़ के नहीं आए? और उनने कौन सी सजा डाल दी भाई? एफआईआर के आदेश ही तो दिए। प्रशासन तुम्हारा जांच करा लो। आप प्रक्रिया में भी नहीं आना चाहते, आप अपने मुकदमे भी वापस लेना चाहते हैं और जनता को मूर्ख समझते हैं, और फिर कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू का भगवान पिट रहा है और हिंदू खतरे में। और गाय के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हो? जब वो कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? 11 साल में तुमको संविधान में जो संशोधन करना, अरे जिस दिन तुम आरक्षण खत्म कर दोगे उस दिन पूरा भारत एक हो जाएगा, इसलिए तुम करना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें मालूम है जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन पंडित, ठाकुर और वाल्मीकि तक, ऊपर से नीचे तक सब तुमसे क्या मांगेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तुमसे यह मांगेगा, हिसाब लेगा, क्योंकि फिर तुम तोड़ नहीं पाओगे उसको, इसलिए तुम खत्म नहीं करना चाहते हो। और हम लोग इसलिए गधे हैं, जो भी आरक्षण के फेवर में रहता, मैं तो नहीं रहता हूं, अलग बात है। अबे भाई चाहे बड़े हो या नीचे हो, सभी गधे हैं मेरी नजर में। भाई क्यों है? 0.1% है नौकरी, आप आंकड़ा चेक कर लो, नौकरियां तो कम हो गई। अरे 140 करोड़ का देश है, उन्हें बस गुमराह करना। अरे हम तो कह रहे हैं खत्म करो इसको, पूरे देश को एक होने दो, देश को मजबूत होने दो, पूरा देश एक होगा तब तुमसे रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य मांगेगा। बड़े बूढ़े मर रहे हैं बेचारे, हम देखते हैं हमारे भी आसपास के लोगों को है 12-12 हजार पे कोई नौकरी कर रहा है, कोई बेचारे के अभी लूट हो गई है कि संगम में क्या बताऊं तुम्हें। हॉस्पिटल में लीवर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में नाम नहीं बता पा रहा, दिल्ली में कौन सा लीवर इंस्टीट्यूट आप लोग जानते होंगे, ILS क्या, अभी कल की घटना है, खड़ा था। मैंने कहा भाई कैसी तबीयत है तुम्हारे ससुर साहब की? बोले यार वो बड़ी स्थिति है, ट्रांसप्लांट है और 3 महीने से लटकाए हुए हैं, अभी तो शरीर में दम नहीं बची है। और 5 ही मिनट बाद 10 मिनट बाद फोन आ गया, बोले यार एक्सपायर कर गए, और 40 लाख लूट लिया उनसे। और ट्रांसप्लांट अगर कराते उसमें सक्सेस नहीं होता, वो भी कर तो भी 50-60 लाख ले लेते यार। जिसपे है वो हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेसर है, मैं ये बता दूं, वो तो चलो तो भी बेचारे झेल लेते। 3 महीने से सरकारी नौकरी थी तो बेचारे कैसे भी अपनी छुट्टी बुट्टी मेडिकल लेके कर, प्राइवेट नौकरी वाला होता कैसे कर लेता बेचारा, वो तो नौकरी से भी हाथ धो बैठता। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और वो जब ही होगी जब इस पूरे देश को एक कर दोगे, और एक जब ही होगा जब या तो हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि तुष्टीकरण और एक दूसरे को हक देने। अरे हम लोग भंडारा भी करते हैं यार, भंडारा करते हैं तो ये नहीं देखते कि इसका अधिकार है कि नहीं, जो भूखा है ठीक है दे दिया, तो हमारे पुरखों ने दे दिया इस देश में। जो कमजोर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भाषा थोड़ी कम पड़ रही है, या कोई कम अल्पसंख्यक लोग हैं, या कोई बेचारा जाति से कोई शोषित वंचित है, वो भी परमानेंट नहीं दिया था उन्हें, वो तो कभी भी खत्म कर सकते हो। अब कर लो, कौन मना कर रहा है उसको? तो रिजर्वेशन तो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जाति वाला नहीं, जाति वाला कर सकते हो। अरे बच्चे, महिला, बुजुर्ग, कमजोर, इनका तो ध्यान हम सभी रखते हैं, हमारे खून में, हमारी संस्कृति में है। कोई भी, हम 4 भाई हैं, अगर कोई कमजोर होगा तो एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। और कोई ना मांगे छोटा भाई तो भी हम लोग देते हैं ना एक दूसरे को यार, अगर हम सक्षम है तो। इसमें क्या खराबी है? बट दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। उसको बदनाम इतना कर दिया जैसे तुष्टीकरण कर। अब उसमें किसी को अधिकार दे दी, मगर किसी का अधिकार अगर पूर्ति कर दी, ओ साहब हम, अरे ऑब्वियस सी बात है, कानून में सब पढ़े ना। एक जगह गड्ढा, देखो आपको एक जगह मट्टी डालनी है तो दूसरी जगह गड्ढा खुदेगा ही खुदेगा। मनीष भाई आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे हैं लगातार। मनीष भाई अधिकार
अगर कोई भी अधिवक्ता साथी जुड़े होंगे तो समझ रहे होंगे, कोई भी अधिकार अगर किसी को मिलता है तो कहीं दूसरी जगह से छूट के आता है, कहीं दूसरी जगह से लिया जाता है। ये एकदम क्या उसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये एकदम से कटु सत्य है। किसी को कोई अधिकार मिलता है तो कहीं दूसरी जगह से वो छीना जाएगा या लिया जाएगा। और किसी को अधिकार देना, आप दूसरे को उसको बदनाम करो तो तुष्टिकरण, वाह भाई वाह। इसका मतलब तो किसी कमजोर को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहिए। अरे ऐसे तो हम सबकी जातियां अलग अलग हैं। अगर किसी नेता ने या किसी ने या धर्म अलग अलग है, किसी नेता ने किसी के फेवर में कोई काम किया तो कोई ना कोई इशू तो बना ही दोगे आप। कोई जाति का बहाना ले लोगे, कभी धर्म का ले लोगे, कभी किसी और चीज का ले लोगे। तो कोई तो नेता का किसी के वेलफेयर में कोई काम कर ही नहीं पाएगा, लोक कल्याण की पॉलिसी तो बना ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हमारे दिल छोटे हैं और हमारी समझ छोटी है। तो जब तक दिल और समझ छोटे रहेंगे तब तक कॉरपोरेट हम पे राज करता रहेगा और हमारे नेताओं को कमजोर और गुलाम बनाता रहेगा। तो हमें चेक करने की जरूरत है कि आखिर हमारे नेताओं की पॉलिसी ऐसी क्यों हो रही है जो कॉरपोरेट के फेवर में जा रही है, जो लेबर्स लॉ बदल रहे हैं, जो आरटीआई का कानून बदल के आरटीआई को कमजोर कर दे रहे हैं, जो जनता के अधिकारों को कमजोर किया। और अभी तो यार वकीलों का कानून लेके आए थे ऐसा। ऑल इंडिया बार काउंसिल में सरकार के प्रतिनिधि बैठाने का काम कर रहे थे। वकील तनख्वाह लेते हैं क्या किसी सरकार से? वकील किसी सरकार से तनख्वाह लेते हैं? ऑल इंडिया बार काउंसिल में सरकार के प्रतिनिधि का क्या काम मैं बताऊं। क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रत्येक व्यक्ति को मिले हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को, और वो सारे अधिकार फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले हैं? स्टेट। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, जिसमें सरकार एक हिस्सा है। सरकार एक स्टेट का हिस्सा है उस डेफिनेशन में। वकील लोग समझ पाएंगे आसानी से, बाकी लोग आर्टिकल 12 पढ़ लें। वीडियो बहुत लंबा हो चुका और ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं लेक्चर देने नहीं बैठा हूं, भावना व्यक्त करने बैठा हूं बस। स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं हर व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार स्टेट के अगेंस्ट। और जब भी हम अपना अधिकार 226 आर्टिकल 32 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रमशः मांगते हैं तो स्टेट के खिलाफ मांगते हैं, यानी सरकार के खिलाफ मांगते हैं। तो सरकार वो देना नहीं चाहती है यार। तो सरकार इसलिए चाहती, अच्छा उनको दिलाने का काम किसका है? बुद्धिजीवी वर्ग, वकीलों का काम है। तो वकील उनकी मानते नहीं बहुत सारे, तो वकील को कमजोर कैसे करें? तो वकीलों की ऑल इंडिया बार काउंसिल में अपने प्रतिनिधि भेज दो, और जो वकील उनकी सरकार की बात ना माने, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, डिफेंस काउंसिल है भाई सरकार के वकील तो प्रोसिक्यूटर हो गए, ठीक है, स्टैंडिंग काउंसिल हो गए। तो सरकार क्या करेगी? डिफेंस काउंसिल पे दबाव बनाएगी। मानना है कि नहीं मानना है, एक फोन आएगा। जैसे जजों, अभी देखो यही घटना देखो, जब जज 600 पे बना दिया, उनको डिमोशन कर दिया, तो वकील पे क्या धमकी? वकील को क्या कहेंगे? मान रहे हो, रिट वापस ले रहे हो, या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। लेकिन ये एक गलती कर गई सरकार। उसे ये नहीं मालूम था कि दुनिया से जीत सकते हो आप, वकीलों से नहीं जीत सकते। उसका भी कारण है भाई, इसलिए नहीं वकील कोई, उसका कारण है वकीलों से क्यों नहीं जीत सकते। वकीलों से इसलिए नहीं जीत सकते भाई साहब, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो बिना लीगल सहायता, विधिक सहायता के चल जाए, जिसमें कोई वकील की आवश्यकता ना पड़े। और गौरवान्वित होना चाहिए इस बात से कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है उसमें एक वकील का भी है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट, सॉलिसिटर जनरल, ये सब, ये एक ऑडिटर जनरल। अदरवाइज डॉक्टर का नहीं होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस इनका, ठीक है ना, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, बस, राज्यपाल, उपराज्यपाल। वकील ही एक ऐसी है, और एक महालेखा अधिकारी, ऑडिटर जनरल। एक लीगल फील्ड से ही एक ऐसा आदमी है, उसके बिना गवर्नमेंट भी कानून ही नहीं बना पाएगी यार। अंगूठा टेक तो तुम लोग भेजते हो भाई, बना के नेता, उनको पता है ड्राफ्ट कौन करेगा? वकील करेगा। उनके मुकदमे कौन लड़ेगा? सरकार के वकील लड़ेगा। जब वकील को ही सब करना तो वकील अपने खिलाफ कैसे बर्दाश्त कर लेगा?
तो इनको पता है। देखो, किसानों के खिलाफ ये गए, वकीलों के खिलाफ ये गए, शंकराचार्य के खिलाफ ये गए, जवानों के खिलाफ तो अग्निवीर है ही, सबको देख लिया, छात्रों के खिलाफ ये गए, और किसको नहीं मालूम है कौन सा एग्जाम पेपर लीक। यार हम कौन से युग में रह रहे हैं? स्कूल, प्राथमिक विद्यालय जो अधिकार मिला वो भी आप कंबाइन कर दे रहे हो, आप दे कर रहे हो। जो पुल बना रहे हो तो पुल गिर रहे हैं। अभी आगरा की घटना थी, बताओ, नेग्लिजेंसी में वो पुल बनना मेट्रो का, उसमें से एक वो लकड़ी का टुकड़ा, बताओ, वो लगा मरते मरता। नोएडा की घटना देख लो आप, प्रशासन सो रहा था, 2-2.5 घंटे लड़का अपनी छत में चिल्लाता रहा मेरी हेल्प करो, और एविडेंस ये है, वहां के लोग गवाह दे रहे हैं कि प्रशासन वहां मौजूद था, मदद नहीं की, वो लड़का मर गया बेचारा। और टांग पे गोली तो आप देख ही रहे हो, बुलडोजर तो आप देख ही रहे हो। तो इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बस हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना यह है कि अपने दिल को बढ़ाएं, दिमाग को बढ़ाएं, जाति और धर्म का भेदभाव खत्म करके इसको, और अपने नेताओं को स्वतंत्र कराओ इन कॉर्पोरेटर्स से और कॉर्पोरेटर्स के द्वारा खरीदी हुई मीडिया से। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, ये मीडिया करना क्या चाहती है? मीडिया वही दिखाती है जो कॉर्पोरेटर्स चाहते हैं, एज ए एडवर्टाइजमेंट समझो। जैसे कोई कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, हमने भी एमबीए किया है तो हमें मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छी अच्छी चीज बताती है और खराब खराब चीज अपने प्रोडक्ट की बचा लेती है, तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। अब मीडिया क्या कर रही है? जो कॉर्पोरेटर्स चाहते हैं वही चीज आपके दिमाग में डाल रही है, वही सब चीज दिखा रही है, देख रहा आदमी। और फोर्स वैक्सीनेशन, कोविड में जब मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, फोर्स वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, आपने प्राइवेट से लेकर सरकारी तक सबको मैंडेटरी कर दिया, वकीलों तक को मैंडेटरी किया कि मुलाकात, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा कैदी से मिलने का, आपने कहा कि अगर आप पे सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको मिलने नहीं देंगे। इसका मतलब हार्ट अटैक से मरवाते हमको। हम वो वकील थे, हमने कहा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन तो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। और जिन बेचारों ने कराया, बड़ा दुख है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो, वो तो कोविड का दौर था, हो गया। इंपैक्ट सबको मालूम है, कितनी खबरें दबा दी गई, कितने बच्चों को लग गई, कितने बड़े बूढ़ों को लग गई, कितने लोग बेचारे इस दुनिया में नहीं, उसके इंपैक्ट को कभी उस पर डिबेट करी मीडिया ने कि वैक्सीन पे ऊपर डिबेट कर ले, और नई वैक्सीन लेके और आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, और स्कूलों को पावर दे रहे हैं बच्चों को लगाने के लिए, और उनका भी इंपैक्ट वैसे ही जा रहा है, मतलब वैसे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अरे भैया, फोर्स वैक्सीनेशन क्यों करवाते हो आप? मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हमसे आज्ञा लो, हमारी इच्छा होगी हम खुद लगवाएंगे अपने बच्चों का। अगर अरे यार, किसको अपने बच्चे के हित नहीं प्यारा है? हम अपने 10 डॉक्टर, ये तो हमारा अधिकार है ना सबका, भाई हम डॉक्टर के पास जाते, फीस देते हैं उसको, हमारा अधिकार है, लीगल अधिकार है, हम उससे जानेंगे उससे कि भाई हमने फीस दी, आप हमें बताओ हमें बीमारी क्या है, पहले ये बताओ। कोई डॉक्टर ऐसे काम नहीं करता, अलग चीज है, लेकिन हम तो करवा लेते, और करवाना चाहिए सबको। और क्या ट्रीटमेंट है और कैसे कैसे करोगे ये भी तुम्हें बताना है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, कितनी ऐठ में बात करता है, आप देख लो, डॉक्टर चुप ऐसे करेगा, चुप ऐसे ऐसे करा, और ऐसे ऐसे लिख दिया, जबकि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का नियम है कि आप साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, ड्रग्स लिखेंगे या कंप्यूटराइज। अभी आगरा में 1-2 डॉक्टरों ने कंप्यूटराइज लिखना शुरू कर दिया है, अच्छे जो बेचारे अच्छे, उन्हें भी जागृति लाने की जरूरत है। क्या चाहते हो आप? मोनोपोली आइटम ऐसे ऐसे करके, मतलब बेवकूफ, मतलब ठगी का क्या काम है एमआरओ का यार? क्या काम है एमआरओ का? इस पर कभी डिबेट हुई? कभी सोचा है? मोनोपोली को के प्रोडक्टों को बेचवाना, ब्रांडेड कंपनी की चीजों को बेचवाना, जेबों से पैसा के, ये क्या बेवकूफ? अरे यार, बेसिक नीड है। कभी खाद्य पदार्थों के मिलावट पे कभी डिबेट हुई मीडिया में कि क्यों हो रहे? आज आपके बच्चे पनीर खा रहे, वो मिलावटी, अंडा खा रहे, वो मिलावटी, चिकन खा रहे, वो मिलावटी, सब्जियां खा रहे, वो मिलावटी, गेहूं खा रहे, वो मिलावटी, और फिर आप मेहनत करके जो कुछ पैसा कर, फिर कैंसर और डायबिटीज में देते रहो। ये मीडिया हमने काय के लिए बनाई है? इन विषयों पर कब कौन डिबेट करेगा भाई? कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, कोई खामा खा की बात। और दम है तो 11 साल हो गई तुमको, कर दो, कौन रोक रहा है? रोज रोज का ड्रामा, अबे कर दो ना इस काम को, इससे ज्यादा मजबूत क्या बनाए तुमको? फिर भी हिंदू खतरे में 11 साल बाद भी। ये देश कब जागेगा?
ये कब बात करेगा कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है उसके लिए सशक्त कानून और सशक्त इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। रोड पे चलने का अधिकार हमसे छीन लिया, इलाज कराने का अधिकार हमसे छीन लिया, पीने का पानी स्वच्छ मिले उसका अधिकार हमसे छीन लिया। 800 बच्चे मरे एमपी में, शुद्ध खाना खाए उसका अधिकार छीन लिया। खाएंगे क्या जहर, फिर डॉक्टरों को पैसे दिया तो सरकारी हॉस्पिटल छीन लिया यार। तो मौत तो दे दी और तुम वोट दे रहे हो। क्यों नहीं ऐसा सिस्टम कर देते हो कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो भी नेता खड़ा होगा, जो अपने घोषणा पत्र में लिखेगा वो उसको करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो 420 का मुकदमा उस पर लिखना चाहिए। उसके खिलाफ एक ऑफेंस कोई ऐसा बनाओ जो वादा खिलाफी का मुकदमा हो, जो जुमलेबाजी के खिलाफ हो। कोई भी झूठ बोल के 5 साल के लिए ठगने का काम नहीं करेगा। जो झूठ आप मेमोरेंडम जो तैयार करते हो, उस मेमोरेंडम में घोषणा पत्र में जो लिखा है वो उतना तो आपको करना पड़ेगा। सोच समझ के लिखो। ये समाज सेवा का फील्ड है, व्यापार का फील्ड नहीं है। आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हो, भत्ते बढ़ाते जा रहे हो, खर्चे बढ़ाते जा रहे हो। ये मीडिया बात करेगी, मैं तो मीडिया से हूं नहीं और तुम लोग पसंद करोगे नहीं। एक सोशल मीडिया ही तो है जो भौंक रहा हूं, जो मैं भौंक रहा हूं, ये सोशल मीडिया ही तो है। और क्या है, यही तो एक माध्यम है। इसको भी छीन लेंगे धीमे, टेंशन मत लो, इसको भी छीन लेंगे। जब अमिताभ ठाकुर की आवाज दबाई जा सकती है तो हमारी तो हत्या भी कराई जा सकती है। हम जैसो जाने कितों की हो चुकी है, तो हमको तो बह नहीं डरने से। लेकिन मैं कहता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया का सदुपयोग करो। हम क्यों देखें भैया, सदुपयोग करवाओ। हमें स्वच्छ पानी स्वच्छ खाना के लिए, उसके लिए कानून बन जाए पहले। न्यायपालिका, भाई अब न्यायपालिका को बताओ गुलाम बना के रख रखा है। कोइंसिडेंस समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, बताओ उनको ट्रांसफर कर दिया। जब जज की औकात नहीं, सनातन धर्म के भगवान की औकात नहीं, किसान की औकात नहीं, छात्रों की औकात नहीं, महिलाओं, देश के खिलाड़ी महिलाएं, उनकी औकात नहीं, देश के सैनिकों की औकात नहीं, और जो इन सब के लिए लड़ाई लड़े, जो इन सब के लिए जो 2-4 नेता बचे इस देश में, उनको बदनाम करके भी खत्म करने की साजिश है, जिससे कि तुम्हारी कोई लड़ाई लड़ी ना पाए। फिर इनके गुलाम आसानी से बन जाओगे। मैं नाम ले सकता हूं, मुझे कोई हिट नहीं होना उन नेताओं से मतलब नहीं, आप सब जानते हैं, नाम बता दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है। अखिलेश यादव की गलती बताओ, मैं बता चुका हूं वीडियो में पहले ही। हाईकोर्ट का आदेश था, उनका आदेश नहीं था। वो नेताजी की दोनों बात बता चुका हूं। आप करो ना डिबेट, बुला लो, कोई 100 बार कहने से पहले जवाब मैं दूंगा। बोले क्या नेताजी ने हिंदू के साथ हत्या करवाई? और दूसरी बात, क्या नेताजी ने वो बच्चों पे गलती, मुझसे पूछो ना जवाब। नेताजी ने कहा, मोदी जी ने तो कर दिया, कानून ले आए। तो सिर्फ जो जनता के हक के नेता होते हैं, कॉर्पोरेटर्स, उनको बदनाम करके खत्म करने की साजिश करते हैं। ये इतिहास गवाह है। मीडिया नहीं तो बताओ आज तक कभी नहीं खरीदी गई। इसी राज्य में क्यों खरीदी गई कॉर्पोरेटर्स ने? क्यों खरीदी भाई? कॉर्पोरेटर्स अपने व्यापारी आदमियों से मीडिया खरीद से क्या मतलब? मीडिया एक समाज सेवा से जुड़ा, इसलिए हम चौथा स्तंभ मानते थे। अब जब कॉर्पोरेट के हाथ में आ जाए वो समाज सेवा का है, फिर तो वो धंधा हो गया। अगर धंधा नहीं होता तो खाद्य पदार्थ की वजह से बीमारियां, कैंसर फैल रही है, इस पे बात होती ना यार। नेतागिरी में जो हो रहा है उसे करते रहो, हमें उससे मतलब नहीं। किसी की सरकार बने और कोई कुछ भी करो, हमें बस इतना बता दो, मुझको स्वच्छ पानी पीना है, मेरे बच्चों को पीना है, मेरी आने वाली पीढ़ी को पीना है। मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं अब, और मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। या विधायक मंत्री जो भी जोड़े हो सब जोड़ते रहो। खाना सबको स्वच्छ खाना, बच्चों को खिलाना है। नेताओं पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फार्म हाउस से सबके 200-200 किलोमीटर दूर से उनके फार्म हाउस से फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ आता है। विदेशों से पानी आ रहा है। मर तो 80% जनता रही है, तो खाते रहो जहर, देते रहो डॉक्टरों को पैसा, मरते रहो डायबिटीज से। 60-55 साल पे ऐसे ही मर रहे। मेरे पड़ोस में बहुत मर गए। श्रद्धांजलि देते रहो और फेसबुक पे लिखते रहो जय हिंद जय भारत। आप लोगों ने इतना सुना, सब भाइयों को बहुत बहुत दिल से प्यार। बाकी सुबह बात करेंगे भाई फोन पे पक्का। गुड नाइट।